अंता उपचुनाव की रणभेरी बज चुकी है। आपको बता दें कि आगामी 11 नवंबर को अंता में उपचुनाव होने हैं और वैसे तो ये मामला त्रिकोणीय है। जी हाँ, आपको बता दें कांग्रेस से प्रमोद जैन भाया, भाजपा से मोरपाल सुमन और निर्दलीय के रूप में नरेश मीणा ने पर्चा भरा है। लेकिन एक रोचक बात यहाँ पर यह भी है कि प्रमोद जैन भाया की पत्नी उर्मिला जैन भाया ने भी पर्चा भरा है। तो 4 कैंडिडेट मैदान में है, लेकिन प्रमुख तौर पर अगर देखें तो ये मुकाबला त्रिकोणीय होने वाला है। हालांकि गाहे बेगाहे अखबारों की सुर्खियाँ ज़रूर ये बताती हैं कि रणनीति जो तीनों ही कैंडिडेट की है वो किस प्रकार से चल रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि दीपावली के त्यौहार के बाद में दोनों ही प्रमुख पार्टियों ने और क्योंकि नरेश मीणा को आम आदमी पार्टी ने समर्थन दे दिया है, तो अब आम आदमी पार्टी भी अंता और 12 में तमाम होटल रिजॉर्ट बुक करके वहाँ बैठ गए हैं। सोशल मीडिया कैंपेन शुरू हो चुके हैं, टीमें गठित हो चुकी हैं। अब ये चुनाव कितना रोचक होगा या ये एक तरफा जाएगा, ये तो खैर काउंटिंग के बाद पता पड़ेगा। लेकिन हर चुनाव में कहीं ना कहीं, क्योंकि तमाम जो प्रत्याशी हैं वो शुभ मुहूर्त देखकर अपना पर्चा दाखिल करते हैं, तो ये शुभ मुहूर्त उनके कितना काम आएगा कितना नहीं आएगा, ये जानने के लिए हमारे साथ एस्ट्रोलॉजर अमित व्यास जी मौजूद हैं। भाई साहब, जैसा कि मैंने कहा कि हर प्रत्याशी ने शुभ मुहूर्त में अपना पर्चा भरा, तो क्या आने वाले उपचुनाव के अंदर सबसे पहले अगर मैं बात करूं प्रमोद जैन भाया की, जिसके बारे में खूब प्रचलित था भाया रे भाया खूब खाया, कांग्रेस को थक हार कर, क्योंकि उसका परसेंटेज हर बार बड़ा ही है जीत का, उसको टिकट दिया है। हालांकि उसकी पत्नी उर्मिला जैन भाया ने भी अपना पर्चा दाखिल किया, लेकिन अगर प्रमुख तौर पे प्रमोद जैन भाया की बात करें तो उन्होंने जिस मुहूर्त में पर्चा भरा, क्या वो मुहूर्त उनके आगे काम आ सकता है? देखिए, सोमवती अमावस्या बार बार नहीं आती है। हमारा ये मानना है कि मुहूर्त से तो मैं समझता हूँ कि हमारे हिंदुस्तान के अंदर जितने भी इलेक्शन लड़ने वाले कैंडिडेट हैं, चाहे वो बीजेपी का हो, कांग्रेस का हो, आम आदमी की पार्टी का हो या निर्दलीय हो, वो निश्चित रूप से ज्योतिषीय सलाह लेकर ही इस प्रकार के कार्यों को अंजाम देते हैं। और जहाँ तक सवाल है इस अंता के इलेक्शन का, तो 11 नवंबर के आसपास, 11 नवंबर को चूँकि इलेक्शन होने वाले हैं, तो उस दिन जो ग्रहों की स्थिति है वो निश्चित तौर पर बृहस्पति पर बहुत कुछ निर्भर करेगा। और बृहस्पति निश्चित रूप से देश के मुद्दों को लेकर कहीं ना कहीं अपनी उपस्थिति दर्ज कराता है। और जिस प्रकार से पिछले कुछ 1.5-2 सालों के अंदर सनातन धर्म की बात कर लीजिए या किसी भी रिचुअल्स की बात कर लीजिए, तो लोगों का रुझान उसमें बढ़ा है। तो अगर आप किसी व्यक्तिगत आधार पर अगर इलेक्शनों की बात करते हो, तो ग्रहों की स्थिति तो देखने के बाद ही पता पड़ता है कि किसके ग्रह प्रबल हैं। पर जब मुद्दा आता है देश के हित की और लोकल मुद्दे, तो जब लोकल मुद्दे कई बार हावी हो जाते हैं तो हम मानते हैं कि राहु का प्लेसमेंट या राहु अपना काम करने में लगा हुआ है। लेकिन जब लगता है कि बृहस्पति उच्च का हो गया है, इसका मतलब ये है कि देश का जो मुद्दा है, खासतौर पे धार्मिक मुद्दा जो है, वो कहीं ना कहीं इसमें बड़ा रोल प्ले करने वाला है। तो कई बार ये होता है कि लोकल मुद्दे कई बार गौण हो जाते हैं और देश का मुद्दा जो कि हमारे लिए आज की तरफ में धार्मिक दृष्टिकोण से बहुत ऊंचे स्थान पर बैठा हुआ है, और जिस प्रकार से देश को एक धार्मिक गुरु या एक विश्व गुरु के रूप में देखा जाने वाली स्थिति की जा रही है, तो उसका बेनिफिट कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि बीजेपी के कैंडिडेट को मिलने वाला है। ये एक ज्योतिषीय आकलन मोटे तौर पे यही होता है, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी में राहु का और बृहस्पति का और शनि का इसमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन देखने को मिलता है। शनि तो क्या करता है कि पार्टी के आधार पर लोगों को जितवाता है, और बृहस्पति जो है देश के मुद्दों के आधार पर हार या जीत तय करते हैं, और राहु जो होता है वो व्यक्ति की जो इमेज होती है, चाहे वो अच्छी है या बुरी है, वो उसके आधार पर उसका निर्णय लेती है। तो अगर इन तीनों ग्रहों की स्थितियाँ 11 नवंबर के दिन देखते हैं तो वो कहीं ना कहीं बीजेपी के पक्ष में दिखलाई पड़ रही है। और अगर निर्दलीय नरेश मीणा की हम बात करें, क्योंकि नरेश मीणा अपने आप की तुलना हमेशा भगत सिंह से करते हुए आए हैं, यहाँ राजधानी जयपुर में शहीद स्मारक पर भी वो बैठे थे और एसडीएम थप्पड़ कांड से वो सुर्खियों में आए थे। उसके बाद में उनके कई किस्से कहानियाँ, धमकी वाले हों या बदजुबानी वाले हो, कई उनके किस्से कहानियाँ प्रचलित हो चुके हैं। अब अंदर खाने में राजनीतिक विशेषज्ञ क्या कहते हैं क्या नहीं कहते, उस पर अगर हम जाएं तो कहीं ना कहीं उनके इस बड़बोलेपन का, उनकी इस भाषा का उन्हें हो सकता है शायद नुकसान उठाना पड़ जाए। लेकिन ज्योतिषीय दृष्टि से अगर हम बात करें तो क्या लगता है आपको, क्योंकि आपने कहा कि राहु जो व्यक्ति का जो नेचर है कहीं ना कहीं उसे भी प्रभावित करता है, तो क्या राहु इतनी बुरी तरीके से नरेश मीणा की कुंडली में बैठा है कि उनसे ऊटपटांग काम करवा रहा है? हाँ, देखिए, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया, क्योंकि जहाँ तक प्रमोद जैन भैया की जो इमेज देखने में सुनने में मिली, या नरेश मीणा जी की बात करते हैं या किसी और अन्य पात्र की बात करते हैं, अगर उसका व्यक्तित्व बीच में उतार चढ़ाव लेता है या किसी बड़बोलेपन की वजह से या किसी ऐसी हरकत की वजह से वो सुर्खियों में छाया रहता है, तो इसका मतलब है कि राहु की प्रभावशीलता तो है। लेकिन राहु की प्रभावशीलता कई बार क्या होती है, क्षणिक होती है। कई बार क्या होता है कि आपका एक छोटा सा कार्य लोगों की चेहरे में, जहन में इस प्रकार का काम कर जाता है कि आपको लोग है ना केवल उसी छवि के आधार पर आपको वोट डाल देते हैं, चाहे उसका दूरगामी परिणाम चाहे किसी भी को देखना पड़े।
एक एग्जाम्पल आपने देखा कि अरविंद केजरीवाल जिस तरह से बाज़ार में आए थे, उस समय पर उनकी बृहस्पति की और राहु की पोजीशन बहुत शानदार थी, और परिणाम आपने देखा कि उन्होंने काफ़ी राज भी किया और वहाँ कई बार सुर्खियों में भी रहे, लेकिन अब स्थिति क्या हो गई, बिल्कुल विकट हो गई। तो ऐसे कई सारे एग्जाम्पल हमारे एस्ट्रोलॉजी में देखने को मिलते हैं। तो जहाँ तक मेरा मानना है कि अगर बृहस्पति उच्च का अभी कर्क राशि में हुआ है, वो निश्चित तौर पर बीजेपी के लिए फेवरेबल है। हालांकि राजनीतिक भाषा शैली में नहीं समझता हूँ, मैं तो एक एस्ट्रोलॉजी की हिसाब से बता रहा हूँ कि बृहस्पति जब अब मुख्यता या प्रमुखता के साथ में हमारे साथ में उदित होता है, तो वो निश्चित रूप से देश के जो बड़े मुद्दे होते हैं, खासतौर पर धार्मिक जो मुद्दे होते हैं, वो और मुद्दों को क्या कर देते हैं, दबा देते हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि उनकी इमेज क्या है, मोरवाल जी की या नरेश मीणा की, मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है। मेरा सीधा सा मतलब यह है कि बृहस्पति की वजह से ही कहीं ना कहीं इसका पक्ष जो है वो बीजेपी के पक्ष में जा रहा है। भाई साहब, अगर किसी भी चुनाव की हम बात करें, उसमें अगर हम ज्योतिषीय गणनाओं की हम बात करें, तो आपसे पहले भी चर्चा हुई थी, तो आपने कहा था कि सबसे पहले देश की कुंडली देखी जाती है, फिर राज्य की देखी जाती है, फिर शहर की, और फिर उस शहर में जो तहसीलें आती हैं उनकी देखी जाती है। अंततः एक तहसील 12 के अंतर्गत आती है। तो देश, राज्य, शहर और फिर तहसील, अगर इसकी हम बात करें, सनातन जो इस समय बहुत हम कह सकते हैं प्रबल तौर पर छाया हुआ है पूरे देश में कहीं ना कहीं, और बृहस्पति का आपने एग्जाम्पल दिया कि बृहस्पति देश के विचार को आगे बढ़ाता है, या कहीं ना कहीं देश की जो स्थिति है उसको आगे बढ़ाने का काम करता है अगर उच्च का होता है तो इस हिसाब से अगर हम अंतर तहसील की हम बात करें, तो तीनों ही पार्टियों के जो कैंडिडेट, हालांकि 11 नवंबर को आने में अभी समय है, उस समय भी ग्रह दशा थोड़ी बदलेगी, लेकिन बहुत ज़्यादा क्या कुछ परिवर्तन आ सकता है? ऐसा तो कोई परिवर्तन नहीं मिलेगा, क्योंकि हम लोग एस्ट्रोलॉजी के लिए सामान्यतः राहु को, बृहस्पति को और शनि को जिम्मेदार मानते हैं। और जहाँ तक सवाल है, मैंने बताया ना आपको कि मुद्दा कौन सा है और इस समय बाज़ार में क्या चीज़ें चल रही हैं। तो जब वोट डालने वाला व्यक्ति जब वोट कास्ट करने जाता है, तो उसके मन में दो बातें होती हैं कि जिसको वो वोट डालने जा रहा है उसकी इमेज क्या है और वो किस पार्टी से खड़ा हुआ है, और फिर वो बाकी के मुद्दों को उसमें काउंट करता है। तो अगर जब बात करते हैं कि भाई जो कट्टर कांग्रेसी हैं, बीजेपी के हैं, या निर्दलीय लोगों को सपोर्ट करने वाले होते हैं, वो कहीं ना कहीं राहु से प्रभावित होते हैं, यानी वो समय के अनुसार अपने पाले को बदल देते हैं। लेकिन जब बात करते हैं राहु और बृहस्पति के प्लेसमेंट की, तो वो अंत का चुनाव कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए कहीं ज़्यादातर इंडिकेशन इसलिए दे रहा है क्योंकि बृहस्पति का उच्च का होना वो देश के लिए नहीं है, बल्कि वो हर उस छोटे हिस्से को भी प्रभावित करता है। आप खुद देख लीजिए कि पिछले 7 से 8 सालों के अंदर लोगों में भक्ति के प्रति, सनातन धर्म के प्रति या अपने परिवार के प्रति उनकी जो भाव है उनमें अभिवृद्धि देखने को मिली है, और उसकी स्वीकार्योक्ति अगर आप विदेश के अंदर करते हो तो हमारे देश को भी कहीं ना कहीं विश्व गुरु के रूप में धीरे धीरे जाने लगा है। तो ये सारी बातें इंडिकेट कर रही हैं कि ये जो इलेक्शन है वो निश्चित रूप से परेशानी वाला सब पार्टी के लिए होगा, लेकिन जीत कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि इस समय पर देश वाला जो मुद्दा है, सनातन वाला, वो ज़रूर इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाला है। एक आखिरी सवाल है साहब, जो राजस्थान विधानसभा के बारे में जो भी अफवाहें हैं, हालांकि इसका कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं है, लेकिन तमाम जो वास्तुविद है, ज्योतिषीय शास्त्र के बारे में जो बताते हैं, उसका जो ज्ञान रखते हैं, उनके कहे अनुसार, और कहीं ना कहीं आप भी इसमें एग्री करेंगे कि राजस्थान विधानसभा में कभी भी 200 विधायक एक साथ नहीं बैठे हैं। तो क्या ये फैक्टर भी, अगर इसे सच मान ले, तो क्या ये फैक्टर भी यहाँ पर काम आ सकता है? विधानसभा के अंदर जब विधानसभा के लोग बाग बैठते हैं ना, तब वो वहाँ की वास्तु इफेक्ट डालती है। और यहाँ के जो वास्तु दोष, जैसा कि मैं पहले भी 1-2 चैनलों में कह चुका हूँ कि विधानसभा में कहीं ना कहीं टेक्निकल इश्यूज़ हैं वास्तु को लेके, तो उस पर तो अपन नेक्स्ट टाइम भी किसी भी बात कर सकते हैं, बट समहाउ इसका इम्पैक्ट उस वाली जगह पर नहीं पड़ना है। वहाँ पर जो वहाँ की जो वास्तु होगी या वहाँ के जो कैंडिडेचर्स हैं, और ख़ास तौर पे जो बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, उनकी गृह गोचरों की स्थिति क्या है, वो बहुत बड़ा रोल प्ले करेगी। भाई अंता से अगर कोई जीत के आता है, तो मैंने कहा ना वो 200 का फिगर तो फिर यहाँ आने के बाद में क्लियर होगा। तो यहाँ वाली बात पर तो नेक्स्ट टाइम अगर आप बाइट करोगे तो उस पर अपन डिस्कशन करेंगे। तो आज के लिए तो ये थे हमारे साथ ज्योतिषविद अमित व्यास जी, और जिस प्रकार से इन्होंने बताया कि तमाम जो ग्रहों की जो स्थिति है वो तो कहीं ना कहीं इंगित करती है कि मुकाबला रोचक ज़रूर होगा, लेकिन कहीं ना कहीं भाजपा की ओर झुकता महसूस हो रहा है। खैर, ये तो आने वाले वक्त ही बताएगा, क्योंकि 11 नवंबर में अभी थोड़ा समय बाकी है, और आने वाले समय तक ग्रह की दशा और दिशा दोनों ही बदलेगी। लेकिन क्या वो इतनी बदल जाएगी कि मुकाबला एक तरफा हो जाए, या फिर जिस प्रकार से अमित व्यास जी ने कहा कि रोमांचक होगा, लेकिन झुक इस समय ज्योतिषीय दृष्टि के हिसाब से भाजपा की तरफ रहा है। अब देखने वाली बात है कि 11 नवंबर को क्या कुछ होने वाला है। क्या भाया रे भाया तूने बहुत खाया वाले प्रबोधन भाया बाजी मारेंगे, निर्दलीय नरेश मीणा जो अपनी बद जुबानी की वजह से इस समय काफ़ी हम कह सकते हैं प्रसिद्ध हो रहे हैं,
या फिर सीधी स्वच्छ छवि वाले मोरपाल सुमन इस चुनाव के रण को पार कर पाएंगे। सहयोगी कैमरामैन अजय के साथ उमंग माथुर, न्यूज़ 21।